चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप लोग, तो सभी सॉल्व करके बताएंगे मुझे। हम पढ़ रहे थे एनएलएम। ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद एक ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक के नीचे एक स्ट्रिंग लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। और इस स्प्रिंग को बोल दो स्प्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2। इस ब्लॉक को बोल दो ए ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोल दो बी ब्लॉक। इसका मास ले लेते हैं हम 20 kg और बी वाले का ले लेते हैं हम लोग 30 kg, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम दे रखा है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग। किसको काटेंगे? हाँ बता रहा हूं ना, जस्ट आफ्टर कटिंग। पहले किसको काटोगे आप? चलो पहले S2 को काट लो, फिर S1 को काट लो। पहले S2 को काटो, फिर S1 को काटो, फिर क्या आएगा उसको देखते हैं हम। चलो देखो इधर बताता हूं मैं। यहां पर लग रहा है T2 और T2 किसके बराबर है? T2 बराबर है 30G के। यस सर। क्योंकि नीचे लग रहा है 30G, ठीक है। ऊपर लग रहा है आपका T1, तो T1 किसके बराबर होगा? एक तो T2 के प्लस इसका खुद का मास। खुद का मास कितना है? 20G। जब हम S2 को काट देंगे, S2 को काटा मैंने, अब ए ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा? तो T2 तो खत्म हो गया, T2 तो नहीं रहेगा। तो ए ब्लॉक पर, अच्छा यहाँ पर T1 इक्वल टू T2 प्लस 20G लिख देना। तो देखो ए ब्लॉक पर आफ्टर कटिंग S2, आफ्टर कटिंग S2 को काटने के बाद जो ए वाला ब्लॉक है इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है T1 और नीचे फोर्स T2 जीरो हुआ है, 20G जीरो नहीं हुआ है, तो नीचे तो 20G ही लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया ब्लॉक पर? F नेट T1 माइनस 20G, और T1 की वैल्यू कितनी है? T2 प्लस 20G, मतलब 30G प्लस 20G माइनस 20G। तो 20G से 20G कैंसिल, तो F नेट इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए। सॉल्व करेंगे इसको। मास ऑफ ए कितना है? 20, एक्सीलरेशन ऑफ ए इंटू 30G, 300 लिख दूं इसको मैं। 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 15, सॉरी 2 15 जा 30। एक्सीलरेशन ऑफ ए हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी वाला ब्लॉक, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, तो बी वाला ब्लॉक जी से नीचे जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? बी वाले ब्लॉक का जी हो जाएगा। आई बात समझ में? आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। अब हम अगर S1 को काट देंगे, S1 को काटने पर ए और बी दोनों के दोनों जी एक्सीलरेशन से ही नीचे आएंगे। ए पर बी नीचे की तरफ, ये भी जी से नीचे आएगा और बी वाला भी नीचे जी से ही आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे डायरेक्ट आफ्टर कटिंग S1
after cutting S1, both will move downwards. Both will move downwards with acceleration g. g एक्सीलरेशन से ही दोनों नीचे आएंगे. अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है इन दोनों के बीच में, इस स्ट्रिंग पर कितना टेंशन होगा? इस स्ट्रिंग पर अगर हम टेंशन देखें तो स्ट्रिंग पर कितना टेंशन होगा? टेंशन कोई बता सकता है कितना टेंशन होगा? वो 0 हो जाएगी. एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इज 0. आई बात समझ में? क्योंकि इसमें जो टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाती है कटने के बाद. ठीक है, ये ब्लॉक है, इधर ये ब्लॉक है, इसको काटोगे आप तो इसमें एकदम से टेंशन चेंज हो जाएगी और टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और दोनों के दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएंगे. क्लियर? Cutting of spring and variation in K. K क्या होता है आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा उस पर देखते हैं. तो मान लो मैंने कोई स्प्रिंग ले ली. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और इसकी लेंथ है L. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और लेंथ है इसकी L है इसकी लेंथ. अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या करा? 2 पार्ट में काट दिया. एक स्प्रिंग तो ये, दूसरी स्प्रिंग इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2. तो जब स्प्रिंग को आप काट के 2 अलग अलग पार्ट में बना दोगे तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? K1. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K2. मैंने आपको इनिशियली बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो नेचुरल लेंथ पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो K इंटू L याद रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ, इसका मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट आएगा, विच इज इक्वल टू, अगर काटने के बाद भी K1 इंटू L1 इक्वल टू हो जाएगा K2 इंटू L2 के. तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट आएगा. ठीक है, तो देखो K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा आपका? K1 अपॉन K2 इक्वल हो जाएगा L2 अपॉन L1. आपको यहां से पता चल ही रहा है कि K और L जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर स्प्रिंग छोटी होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो K इंटू L ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आप यहां से पहले इसको ऐसे लिख लो, K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के. लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा. दूसरी चीज, यहां से K1 अपॉन K2 या फिर आप ऐसे निकाल लो KL इक्वल टू KL1. तो K1 बराबर कितना हो जाएगा? K1 इक्वल टू KL डिवाइडेड बाय L1. और K2 सिमिलरली K2 क्या हो जाएगा? K इंटू L डिवाइडेड बाय L2. ठीक है, K इंटू और K1 अपॉन K2 का रेशो पूछ लें. K1 अपॉन K2 आपका क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K2 L2 बाय L1. ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ये बात समझ में आई आप लोगों को?